Hi guys, welcome back to the channel. Let's start with a new chapter of your class 12th Artificial Intelligence Unit 7, that is Generative AI. तो यार डिस्क्रिप्शन में तुम्हें हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। जैसे इधर तुम सिलेबस पर क्लिक करोगे तुम्हारा ऑफिशियल सिलेबस खुल जाएगा फॉर योर सेशन 2025-26। आज की वीडियो में हम पार्ट बी का यूनिट 7 कवर करने वाले हैं, दैट इज जनरेटिव एआई। So let's start with our introduction. What exactly is generative AI? तो यार तुमने सोशल मीडिया पे बहुत बार देखा होगा कि वीडियोस या फिर इमेजेस जो कि रियल लगते हैं बट एक्चुअली फेक होते हैं, जैसे किसी सेलिब्रिटी की फेक फोटो। तो यार आज इस चैप्टर में हम यही सब समझेंगे कि ये सब कैसे पॉसिबल होता है। इसका आंसर है जनरेटिव एआई। सो व्हाट एग्जैक्टली इज जनरेटिव एआई? तो यार जनरेटिव एआई एक टाइप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि कुछ नया कंटेंट क्रिएट करता है। अब ये क्या क्या क्रिएट कर सकता है? ये तुम्हारे लिए कुछ भी टेक्स्ट जनरेट कर सकता है, इमेजेस जनरेट कर सकता है, तुम्हारी म्यूजिक, वीडियोस और यहाँ तक कि तुम कोड भी करवा सकते हो। अब तुम सोच रहे होगे ये सब कैसे करता है? तो तुम एआई मॉडल्स को बहुत सारे डेटा पे ट्रेन करते हो। जितना भी डेटा तुम इसे देते हो उसमें से वो पैटर्न्स बनाता है, उन पैटर्न को लर्न करता है और सीखता है कि कैसे पैटर्न को मर्ज करे जिससे कोई न्यू आउटपुट जनरेट हो पाए। फॉर एग्जाम्पल, तुमने एआई मॉडल को बहुत सारे हॉर्स की फोटो दे दी, तुमने घोड़े की फोटो दे दी। अब तुम इससे कोई भी टाइप का घोड़ा निकलवा सकते हो। जैसे अब बोलोगे रोबोट हॉर्स तो ये ऐसी इमेज दे देगा, पिंक टॉय हॉर्स बोलोगे तो ये ऐसी इमेज देगा, ब्रॉन्ज हॉर्स दोगे तो ये वाली इमेज देगा। तो ऐसे तुम रॉ इमेजेस से मॉडल को ट्रेन कराते हो, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी इमेज जनरेट करवा सकते हो। इसका एक और एग्जांपल, मान लो तुमने एआई को ट्रेन कराया, तुमने बहुत सारी कैट या फिर पुसी की इमेज दी। उससे अब तुम्हारा मॉडल एक नई पुसी की इमेज जनरेट करेगा, ऐसी पुसी जो तुमने कभी देखी नहीं होगी। क्या कह रहा चूतिया? तो यार एआई कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करता, ये पुराने डेटा से लर्न करता है और अपना नया आउटपुट जनरेट करता है। तो यार जनरेटिव एआई टूल्स के क्या क्या एग्जांपल है? तुमने बहुत सारे यूज़ भी करे होंगे, जैसे चैट जीपीटी या फिर सी लोडे या फिर दल्ले। तुमने ये सारे मॉडल्स यूज़ करे ही होंगे कहीं ना कहीं, या फिर नाम सुना होगा, या फिर गूगल जेमिनी का एग्जांपल ले लो। अब वाई जनरेटिव एआई इज इन द न्यूज़? अब जनरेटिव एआई इतना ट्रेंडिंग टॉपिक क्यों है? जनरेटिव एआई कैन समटाइम्स बी मिसयूज्ड। जैसे किसी सेलिब्रिटी की फेक इमेज जनरेट कर दी, समझ रहे हो, वैसी वाली फेक इमेजेस, या फिर जनरेटिंग मिसलीडिंग कंटेंट। रियल लाइफ में एक्चुअल में कुछ हुआ है और तुम एआई के थ्रू कुछ मिसलीडिंग कंटेंट जनरेट कर रहे हो, फेक न्यूज़ क्रिएट कर रहे हो। स्टूडेंट्स सबमिटिंग एआई जनरेटेड वर्क एज देयर ओन। अब बहुत बार तो मैं टीचर बोलते हैं कि अपनी हैंड रिटन नोट्स लिखकर पीडीएफ में अपलोड करो। बहुत तेज़ बच्चे तो जीपीटी को बोल देंगे कि यार मेरे लिए तुम नोट्स प्रिपेयर कर दो एकदम ह्यूमन राइटिंग में, जो कि लगे कि किसी ह्यूमन ने लिखा है। तो ये कुछ मिस यूजेस हैं जो कि तुम एआई का यूज़ कर सकते हो अपनी टीचरों का काटने के लिए। तो यार ये जनरेटिव एआई पावरफुल तो है बट साथ ही साथ बहुत ज़्यादा रिस्की भी है। अब देखते हैं ये आखिर काम कैसे करता है, वर्किंग ऑफ जनरेटिव एआई। तो यार जनरेटिव एआई का बेस होता है तुम्हारा डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में काफ़ी डिटेल में कवर करा था। इन्हीं दो टॉपिक्स के ऊपर पूरा का पूरा जनरेटिव एआई बना हुआ है। इट लर्न्स पैटर्न फ्रॉम लार्ज डेटा सेट एंड जनरेट्स न्यू आउटपुट्स। तो यार जितना ज़्यादा अच्छा डेटा तुम दोगे मॉडल को ट्रेन करने के लिए, उतना ही तुम्हारा एक्यूरेट और अच्छा आउटपुट जनरेट होएगा। अब जनरेटिव एआई मॉडल बनाने के लिए तुम लैक्स करोड्स में इमेजेस, टेक्स्ट फाइल, ऑडियो फाइल्स वगैरह देते हो। एआई इन सब में पैटर्न्स आइडेंटिफाई करता है, फिर तुम जो भी उसे इनपुट या फिर प्रॉम्प्ट देते हो तो एआई सिमिलर वैसा आउटपुट जनरेट करने की ट्राई करता है। अब जनरेटिव एआई के दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं जो कि तुम्हारे बुक में भी गिवन है। फर्स्ट वी हैव इज ज्ञान, जनरेटिव एडवर्सरल नेटवर्क्स। तो यार ये काम कैसे करता है? इसके अंदर मेनली दो कंपोनेंट होते हैं,
एक होता है जनरेटर, एक होता है डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर क्या करता है? फेक डेटा जनरेट करता है। और डिस्क्रिमिनेटर क्या करता है? चेक करता है कि जो भी डेटा जनरेट हुआ है क्या वो रियल लग रहा है या फिर एकदम फेक लग रहा है। और जनरेटर जब तक डेटा जनरेट करता है, जब तक डिस्क्रिमिनेटर उसे अप्रूव नहीं कर देता, हाँ भाई अब ये डेटा एकदम रियल जैसा लग रहा है। तो मेनली ऐसे ही काम करता है तुम्हारा GAN मॉडल। डेटा जनरेट होता रहता है जनरेटर के थ्रू, डिस्क्रिमिनेटर चेक करता है कि डेटा रियल है या फिर फेक। तो यार इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं GAN। इसका अगर एग्जाम में आ जाए तुम डायग्राम भी इजी सा बना सकते हो। रैंडम डेटा जनरेटर ने जनरेट करा, फिर डिस्क्रिमिनेटर के पास गया। डिस्क्रिमिनेटर चेक करता है कि जो भी कंडीशन यूजर ने दिया है, जो भी प्रॉम्प्ट दिया है, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट रियल लग रहा है कि नहीं। अगर नहीं लग रहा तो वो वापस जनरेटर को बोल देता है भाई तू इसे इम्प्रूव कर। ये फिर इम्प्रूव करके इसे देता है, फिर चेक करता है, फिर इम्प्रूव करने के लिए बोलता है, जब तक कोई भी अच्छे से इम्प्रूवमेंट ना हो जाए, जब तक फेक रियल लगने ना लग जाए। सेकेंड मॉडल होता है हमारे पास वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स। इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है एनकोडर, एक होता है डिकोडर। एनकोडर क्या करता है? डेटा को कंप्रेस करता है, और डिकोडर उसी कंप्रेस्ड डेटा से न्यू आउटपुट जनरेट करता है। एनकोडर कन्वर्ट्स इनपुट डेटा इनटू अ कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन कॉल्ड लेटेंट स्पेस। तो डेटा को एक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिसे हम लेटेंट स्पेस भी बोलते हैं। डिकोडर क्या करता है? उसी डेटा को लेटेंट स्पेस से उठाता है और फिर रिकंस्ट्रक्ट करता है। इसको डायग्राम से देखो तो देखो, एनकोडर डेटा लाया, कंप्रेस कर कर प्रोसेसिंग कर कर एक छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। डिकोडर इसी कंप्रेस्ड डेटा को लेता है और उससे कोई न्यू आउटपुट जनरेट करता है। इस कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट स्पेस। जैसे तुमने बहुत बार जिप वाली फाइल डाउनलोड करी होगी, बहुत सारा डेटा एक जिप फाइल में कंप्रेस हो जाता है, फिर तुम इसे कहीं भी पीसी में या फोन में ट्रांसफर करते हो और वहां जाकर अनजिप करते हो। तो VI भी सिमिलर वैसे ही काम करता है। अब इसमें शॉर्ट डिफरेंस, GAN तुम्हारा बेटर रियलिस्टिक इमेजेस जनरेट करता है। जो भी तुम इमेजेस जनरेट करवाते हो वो बहुत रियल लगती है। जैसे बहुत बार तुमने देखा होगा काफी सेलिब्रिटीज की डीप फेक वीडियोस वायरल हो जाती हैं। क्या पता वो एक्चुअल भी हो, बट वो मेजॉरिटी टाइम्स तो पता चलता है कि AI के थ्रू ही वो वीडियो जनरेट हुई है। और VAE बेटर किस में है? स्ट्रक्चर्ड डेटा जनरेट करने में। अगर तुम्हें प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड डेटा जनरेट करवाना है तब VAE मॉडल ज़्यादा यूज में आता है। दोनों ही मॉडल जनरेटिव होते हैं, कुछ ना कुछ जनरेट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक यू गाइस हैव इज जनरेटिव वर्सेस डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल। अब मशीन लर्निंग मॉडल के दो टाइप होते हैं, फर्स्ट है जनरेटिव, सेकंड है डिस्क्रिमिनेटिव। आओ एक एक कर कर दोनों कवर करते हैं। फर्स्ट वी हैव इज जनरेटिव मॉडल। जैसे ही नाम से पता चल रहा है कुछ जनरेट करता है, न्यू डेटा क्रिएट करना। इट लर्न्स हाउ डेटा इज क्रिएटेड। कैसे कोई न्यू डेटा क्रिएट कर रहा है मॉडल, वो सीखता है। इट कैन जनरेट न्यू डेटा। फॉर एग्जाम्पल इमेज जनरेटर्स जो इमेज जनरेट करते हैं, टेक्स्ट जनरेटर्स जो कि टेक्स्ट जनरेट करते हैं। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में भी पढ़ा था इसके एग्जाम्पल, जैसे GAN और VAE। ये बेटर रियलिस्टिक इमेज जनरेट करने में हेल्प करता है, ये स्ट्रक्चर्ड डेटा में। और LLM मॉडल्स या फिर टूल्स जो कि कुछ ना कुछ क्रिएट जनरेट करते हैं, जैसे तुम्हारा GPT, गूगल का जेमिनाई या फिर DALL-E, उसे तुम प्यार से दल्ले भी बोल सकते हो। नेक्स्ट वी हैव इज डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स। अब डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स नाम से ही पता चल रहा है, डिस्क्रिमिनेट करता है मतलब डिवाइड करता है। जैसे तुम दो चीज दोगे, तुमने एक इंसान की फोटो दे दी और पूछ ली ये मेल है या फीमेल, तो दो कैटेगरी में जब भी डिवीजन होता है तो हमारा डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल यूज होता है। ये लर्न करता है डेटा को क्लासिफाई करना अलग अलग क्लासेस के अंदर। ये लेबल प्रेडिक्ट करता है। जैसे तुमने कोई मेल भेजी, तुम पूछोगे स्पैम है या फिर नॉट स्पैम। तुमने डिसीज की कुछ कंडीशन बता दी, तुम पूछोगे क्या इसे बीमारी है कि नहीं। तो ऐसी चीजें जब भी दो कैटेगरी में तुम्हें डिवाइड करना होता है तब डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल यूज में आता है। जैसे तुमने एक डॉग की भेज दी, कैट की इमेज भेज दी। अब तुम मॉडल से पूछोगे ये डॉग है या फिर कैट है, ये पूसी है या फिर डॉगी पोजीशन है, तो ये बताएगा कैट है या फिर डॉग है। ये होता है तुम्हारा डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल। अगर डिफरेंस आ जाए तो जनरेटिव मॉडल न्यू कंटेंट क्रिएट करता है, बट डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल कुछ भी क्लासिफाई करता है या फिर कैटेगरीज में डिवाइड करता है। इसका फोकस कहाँ होता है? डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करने में। बट डिस्क्रिमिनेटिव AI
जो भी क्लासेस होते हैं उनके बीच डिफरेंस ढूंढता है ताकि कैटेगरीज में वो डिवाइड कर पाए। अब इसके यूज केसेस लिखा ना कि ये इमेज जनरेशन में हेल्प करता है, म्यूजिक, वीडियो, स्टोरी, ये सब जनरेट करने में हेल्प करता है। ये क्या करता है, स्पैम वगैरह डिटेक्ट करने में, फेस रिकॉग्निशन में, डिसीज डिटेक्ट करने में। जनरेटिव एआई के एग्जांपल हो गए तुम्हारे दल्ले, चैट जीपीटी। और डिस्क्रिमिनेटिव एआई में जैसे तुम्हारे मेल के अंदर एक फिल्टर लगा होता है स्पैम का, स्पैम फोल्डर में अपने आप स्पैम वाले मेल्स चले जाते हैं। तो दिस वॉज योर जनरेटिव वर्सेस डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स। नेक्स्ट टॉपिक यू गाइज हैव इज एप्लीकेशन ऑफ जनरेटिव एआई। तो जनरेटिव एआई का यूज बहुत इंडस्ट्रीज में होता है। फर्स्ट, जैसे हमारे पास इमेज जनरेशंस, एआई क्रिएट न्यू इमेजेस बेस्ड ऑन पैटर्न्स लर्न फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटा। एआई तुम्हारा न्यू इमेजेस जनरेट कर सकता है। नेक्स्ट वी हैव इज टेक्स्ट जनरेशन, एआई ह्यूमन की तरह टेक्स्ट भी जनरेट कर सकता है। एक बार जीपीटी से पूछ कर देखना, यार मेरी क्लास में एक बंदी है मुझे बहुत पसंद है, उसे मैं कैसे अप्रोच करूं। तो स्टेप बाय स्टेप जीपीटी तुम्हें ऐसे ऐसे एडवाइस देगा कि वो बंदी तुम्हें क्रश क्या भाई बनाकर छोड़ेगी। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता इतने गंदे एडवाइस देता ना, क्या ही बताएं। तो यार इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो गए, तुम जीपीटी से स्टोरी लिखवा सकते हो, कंटेंट जनरेट करा सकते हो, ईमेल लिखवा सकते हो, या फिर चैटबॉट पे तुमने बहुत बार देखा होगा स्विगी या फिर अमेजोन पे तुम ह्यूमन से बात नहीं करते, किसी चैटबॉट से बात करते हो। तो इन सब में काम आता है तुम्हारा जनरेटिव एआई। नेक्स्ट यू गाइस हैव इज ऑडियो वीडियो जनरेशन। ये तुम खुद भी बनाकर लिख सकते हो कि एआई से तुम किसी की भी डीप फेक वीडियो बना सकते हो, साउंड जनरेट करवा सकते हो, वॉइसेस, म्यूजिक, अलग अलग तरीके की। ये कहाँ कहाँ यूज में आते हैं, तुम मूवी सीन के अंदर क्लिप्स बनवा सकते हो। अब तो यहाँ तक कि तुम फुल मूवी भी बनवा सकते हो, एनिमेशन बनवा सकते हो, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती थी, बट एआई के थ्रू तुम बहुत चीप और कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस में एनिमेशंस बनवा सकते हो। देन यू गाइस हैव इज विजुअल इफेक्ट्स, जो भी बीच में इफेक्ट्स आते हैं तुम्हारी, लाइक तुम कॉर्न वीडियो देख रहे हो तो बीच में ऐड आ गई, तुम्हारा मूड खराब। मैं इन सारी चीजों से बहुत आगे निकल चुका हूँ। माय गॉड, अब इस जीवन में मेरा कोई काम नहीं। देखो सचिन, मैं जा रहा हूँ। ऐसी विजुअल इफेक्ट होता है, कुछ ऐसे इफेक्ट्स जो कि बीच में आ जाए और तुम्हें मजा आ जाए। देन वी हैव इज म्यूजिक जनरेशन, तुम अलग अलग टाइप की म्यूजिक जनरेट कर सकते हो। अब हेल्थ केयर में भी लाइक न्यू मेडिसिन या फिर ड्रग डिस्कवरी में यूज होता है, तुम्हारे मेडिकल रिपोर्ट एनालिसिस में यूज होता है, तुम्हारे बिजनेसेस में मार्केटिंग का तुम्हें कंटेंट जनरेट करवाना है, चैटबॉट क्रिएट करना है, या फिर प्रोडक्ट का ही डिजाइन क्यों ना कराना हो, हर एक चीज में तुम्हारा जनरेटिव एआई यूज होता है। तो ये सब पॉइंट्स है, अपने आप बनाकर 5-6 पेज भर के आ जाना, तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे, वो भी प्यार से। नेक्स्ट टॉपिक यू गाइस हैव इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तुमने बहुत बार न्यूज़ या फिर अगर तुम टेक की साइड इंटरेस्टेड हो तो तुमने बहुत बार सुना होगा एलएलएम मॉडल्स। आओ देखते हैं आखिर ये एलएलएम है क्या। सो एलएलएम, इट स्टैंड्स फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल, डीप लर्निंग मॉडल ट्रेन्ड ऑन मैसिव टेक्स्ट डेटा। तो यार एलएलएम एक डीप लर्निंग मॉडल है जो कि ह्यूमन लैंग्वेजेस को समझ सकता है, ह्यूमन जैसा टेक्स्ट जनरेट कर सकता है। एलएलएम एक डीप लर्निंग मॉडल है जो कि बहुत सारा टेक्स्ट डेटा पे ट्रेन हुआ है। अब इतनी ट्रेनिंग इसकी हुई है टेक्स्ट डेटा पे, तो ये क्या क्या कर सकता है, ये ह्यूमन जैसे टास्क परफॉर्म कर सकता है। जैसे कुछ भी टेक्स्ट तुम्हें जनरेट करवाना हो, लैंग्वेज ट्रांसलेशन करानी हो, क्वेश्चंस के आंसर लेने हो, चैट कॉन्वर्सेशन करनी हो, या फिर कोड ही क्यों ना जनरेट करना हो, ये सारे तुम बहुत हाई लेवल पर करवा सकते हो यूजिंग एलएलएम मॉडल्स। अब एलएलएम मॉडल में वॉइस भी जाता है, टेक्स्ट भी जाता है, इमेज भी जाता है, बट मेजरली फोकस टेक्स्ट पे होता है। इससे तुम क्या क्या क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, सेंटिमेंट एनालिसिस, मतलब किसी के मूड और इमोशंस को जान सकते हो, वो क्या इनपुट दे रहा है, इमेज के अंदर कैप्शंस करवा सकते हो, ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज कर सकते हो, तुम मॉडल्स में कुछ फोटो अपलोड कर उस फोटो के रिलेटेड पूछ सकते हो। LLM breaks text into small pieces of data called tokens and predict the text token and predict the next token based on probability। तो LLM करता क्या है, जो भी तुम इनपुट देते हो उसे स्मॉल पीसेस में डिवाइड करता है, उस स्मॉल पीसेस को हम क्या बोलते हैं, टोकन्स। फिर जैसी मॉडल ट्रेन हुआ है वो टोकन्स को ढूंढता है, पैटर्न्स बनाता है कि ये सारे टोकन्स मिलके कैसा आउटपुट देने चाहिए। उस हिसाब से ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म करता है और तुम्हें रेलेवेंट आउटपुट निकाल कर देता है। अब इसके अंदर LLM में हम इसे लार्ज क्यों बोलते हैं,
क्या इसका बहुत बड़ा साइज है? नहीं, क्योंकि ये बहुत मैसिव डेटा सेट पर ट्रेन हुआ है। बिकॉज दे आर ट्रेन्ड ऑन ह्यूज डेटा सेट कंटेनिंग ट्रिलियंस। ट्रिलियन, तुम्हें नंबर पता भी है कितने जीरो आते हैं? तो इतने ट्रिलियंस ऑफ वर्ड्स पे LLM मॉडल तुम्हारे ट्रेन होते हैं। द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग डेटा अफेक्ट्स द मॉडल परफॉर्मेंस। अब जिस भी मॉडल को तुमने जिस भी डेटा से ट्रेन करा है, वो जिस क्वालिटी का डेटा होगा, जितना अच्छा डेटा होगा, उतना अच्छा तुम्हारा मॉडल बन के रेडी होगा। अब LLM का मेन पार्ट होता है तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर। ये LLM का एक स्पेशल आर्किटेक्चर यूज करता है। LLM यूज न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर्स। हमने न्यूरल नेटवर्क लास्ट चैप्टर में काफ़ी डिटेल में कवर करा था। तो उसी टाइप का एक आर्किटेक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर, और LLM इन्हीं का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब ट्रांसफॉर्मर किन किन चीज़ों में हेल्प करता है? वर्ड्स के बीच रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में हेल्प करता है, अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। जो भी तुम लार्ज टेक्स्ट इनपुट देते हो, उसको धीरे धीरे प्रोसेसिंग करके तुम उससे क्या पूछना चाह रहे हो, उस बेसिस पे तुम्हें आंसर जनरेट करके देता है। जो भी तुम उसे सेंटेंस लिख रहे हो, उसका वो कंटेक्स्ट फाइंड करने में हेल्प करता है कि आखिर यार ये बंदा पूछ क्या रहा है। तुम्हारी इंग्लिश वैसी बहुत गरीबों वाली है, तुम कैसी इंग्लिश उसे लिख कर भेजोगे, उसे समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। तो उनमें ट्रांसफॉर्मर यूज़ आते हैं कि यार ये आखिर यूज़र पूछना क्या चाह रहा है, उसे मैं आउटपुट क्या जनरेट करके दूँ। अब LLM के एग्जाम्पल्स तुम्हारे चैट GPT, गूगल जेमिनी, क्लॉड है और LLAM है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स लिख कर आ जाना। बेसिकली हर एक एग्जाम्पल तो इन्हीं सब का है, तो ये एग्जाम्पल्स हर जगह लिख कर आ जाना। नेक्स्ट टॉपिक, फ्यूचर। जनरेटिव AI का फ्यूचर बहुत पावरफुल होने वाला है। जैसे हम मोर लाइक ह्यूमन कॉन्वर्सेशन। अब मान लो कभी तुम किसी बंदी से चैट कर रहे हो, तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा है, और बाद में तुम्हें पता लगा कि यार ये तो एक AI है, मैं क्या ही करूँ। नेक्स्ट, AI से तुम मूवीज़, म्यूज़िक जनरेट करा सकते हो। तुम पर्सनलाइज्ड एजुकेशन अपने अकॉर्डिंग सीख सकते हो। अगर तुम बैक वेंचर हो तो तुम्हें टॉपरों की तरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम GPT को बोलो, ओए मैं बैक वेंचर हूँ, मुझे वैसे पढ़ा, तो वो तुम्हें वैसे पढ़ाएगा। AI पावर्ड रिसर्च असिस्टेंट। अब तुम्हें किसी भी चीज़ पे रिसर्च करनी है, डीप डाउन नॉलेज लेनी है, तो तुम AI के थ्रू बहुत ईजिली ले सकते हो। पहले होता था सॉफ्टवेयर और वेबसाइट बनाने में कई महीने लग जाते थे, बट AI की हेल्प से अब हफ्तों में एक प्रॉपर वेबसाइट रेडी हो जाती है। जनरेटिव AI विल बिकम मोर पावरफुल एंड इंटीग्रेटेड इनटू आवर डेली लाइफ। तो यार अपकमिंग तुम्हें सिनेरियो पता ही लग रहा होगा। जैसे अभी रिसेंट ईयर में GPT इतना फेमस हुआ है कि गूगल बहुत डाउन आ गया है अपने रिसेंट हिस्ट्री टाइम्स में। तो गूगल ने भी अपना जेमिनी लॉन्च करा, बट अभी मोस्ट पावरफुल एंड ट्रेंडिंग तो GPT ही चल रहा है। फ्यूचर देखते हैं अपकमिंग 5 to 10 ईयर्स में क्या ही होने वाला है, मार्केट में कितनी जॉब जाने वाली है और कितनी जॉब्स आने वाली है। तो हर एक चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना। नेक्स्ट वी हैव इज एथिकल एंड सोशल इम्प्लीकेशंस। तो यार जनरेटिव AI जितना ज़्यादा फेमस होता जा रहा है, उसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। तो पॉजिटिव क्या क्या इम्पैक्ट है? तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, तुम्हारा टाइम सेव हो रहा है, तुम ज़्यादा क्रिएटिव होते जा रहे हो, वो तुम्हारी हेल्प करता जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तुम रिसर्च बहुत फास्ट कर सकते हो। एजुकेशन भी मेजर टाइम्स में तुम फ्री में ले सकते हो। अब तुम्हें ज़रूरत नहीं है 10-10 हज़ार के कोर्सेज लेने की, जैसे अनअकैडमी या फिर कोई भी बड़ी कंपनी तुम्हें सेल करती है। तुम जाकर GPT से हर एक चीज़ पूछ सकते हो, हर एक चीज़। तुम्हें ट्यूशन्स लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोचिंग्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम काफ़ी मनी सेव कर सकते हो अगर तुम अच्छे से AI को यूज़ करोगे। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी होंगे। जैसे बहुत बार मार्केट में फेक न्यूज़ आ जाती है, ऐसी ऐसी वीडियोस जो कि रियल लगती है बट एक्चुअल में फेक होती है। तुम्हारी जॉब्स बहुत अच्छे लेवल पर डिस्टर्ब हो रही है। भले ही न्यूज़ एंकर की देख लो, वहाँ पर भी AI एंकर्स आ चुके हैं। तुम्हारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, टेक इंडस्ट्री में, जहाँ पर ह्यूमंस यूज़ होते थे वहाँ ऑटोमेशंस यूज़ होती जा रही है। तो जॉब की भी बहुत डिक्लाइनिंग होती जा रही है। देन डेटा प्रिवेसी, तुम क्या क्या अपलोड कर रहे हो अपने AI पे, तो प्रिवेसी रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं। अब AI मॉडल बहुत सारे डेटा पे ट्रेन होते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि डेटा किसी पर्टिकुलर ग्रुप या फिर जेंडर के ऊपर बायस्ड है, तो तुम्हारा आउटपुट भी वैसे ही आएगा। देन तुम मिसयूज़ भी कर सकते हो चीटिंग वगैरह में। ये तो बहुत फालतू चीज़ है, ये तो हम करेंगे पेपर में जो पास होना है। तो ये सारे थे कुछ मिसयूज़ या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट्स।
तो यार AI को तुम्हें रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना ज़रूरी है। तुम्हें इन्फॉर्मेशन हमेशा वेरीफाई करनी चाहिए। कुछ भी डुप्लीकेट वगैरह चीज़ें रिपीट हो रही है उसे अवॉइड करो। प्राइवेसी एकदम रिस्पेक्ट करो। AI को हमेशा कुछ ना कुछ लर्निंग के लिए यूज़ करो। तो यार आज हमने देखा जनरेटिव AI क्या होता है। क्या होता है, कैसे वो काम करता है। GAN एंड VAE, जनरेटिव वर्सेस डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स देखे, एप्लीकेशंस देखे। हमने LLM के बारे में पढ़ा, ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में पढ़ा, फिर एथिकल इश्यूज भी पढ़ा। तो यार AI शुड असिस्ट ह्यूमंस, नॉट रिप्लेस ह्यूमन थिंकिंग। तुम्हें अपना दिमाग भी एक्टिव रखना है, पूरा का पूरा डिपेंडेंट नहीं होना AI के ऊपर। So this was your complete chapter. Thank you guys for watching. See you in the upcoming lectures.